अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने रिस्ट और हैंड की इंजरीज पढ़नी है। बेसिकली रिस्ट और हैंड में हमने डिफरेंट बोन्स पढ़ी थी और उसमें से हम लोगों ने उसमें डिफरेंट जॉइंट्स पढ़े थे, डिफरेंट बोन्स पढ़ी थी, मसल, टेंडन, लिगामेंट्स, उस हवाले से हमने जिक्र किया था लास्ट लेक्चर में। आज हम लोगों ने पढ़ना है कि कौन सी बोन्स है, कौन सी ऐसे जॉइंट्स है, कौन से लिगामेंट्स है जिनकी इंजरी कॉमन है रिस्ट में या हैंड में। तो उसमें बोन्स जो मोस्टली इन्वॉल्व होती है इंजरी में, उसमें आपकी आ जाती हैं रेडियस अल्ना, कार्पल बोन्स में से स्केफोइड यूनेट और आपकी मेटाकार्पल्स और फेलेंजेस जो है मोस्ट प्रोबेबली इंजर्ड, मोस्ट कॉमनली इंजर्ड बोन्स है। अब इसमें अगर हम देखें रिस्ट इंजरीज में, सबसे पहले हम कूलीज फ्रैक्चर की बात करेंगे। कूलीज फ्रैक्चर क्या होता है कि आपकी जो रेडियस है उसकी डिस्टल एंड पे फ्रैक्चर आ गया, ठीक है। अब ये क्यों आया? अगर आपने हाइपर एक्सटेंडेड रिस्ट है या आपकी फिंगर्स एक्सटेंडेड हैं और रिस्ट भी एक्सटेंडेड है और उस पोजीशन में फॉल की हिस्ट्री है, उस पोजीशन में वॉल को हिट कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली आपकी जो रेडियस है वो डिस्टली फ्रैक्चर हो सकती है। अब इसको अगर एक्सरे में देखें तो ये एपी व्यू में आपको नजर आ रहा है रिस्ट का फ्रैक्चर, और ये आपको लेटरल व्यू में नजर आ रहा है अच्छा खासा या रेडियस में फ्रैक्चर आया हुआ है, ठीक है। तो रेडियस में जब भी फ्रैक्चर आएगा तो अल्टीमेटली रेडियो कार्पल जॉइंट की मूवमेंट भी डिस्टर्ब होंगी क्योंकि बहुत पेन होगी पेशेंट को। मैकेनिज्म ऑफ इंजरी यही जो मैंने आप लोगों को पहले ही डिस्कस कर लिया है। अब इसमें इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं कि जब भी पेशेंट आपके पास आएगा और उसका अगर अभी फ्रैक्चर हील नहीं हुआ या फ्रैक्चर रिडक्शन नहीं हुई हुई, तो अल्टीमेटली उसमें डिफॉर्मिटी का एलिमेंट होगा, स्वेलिंग होगी, पेन होगी और पॉइंट टेंडरनेस, मतलब एक स्पेसिफिक पॉइंट पे ऑन पल्पेशन पेन आएगी। कॉम्प्लिकेशंस क्या है जब भी फ्रैक्चर होता है, और उसमें सिवियरिटी पे डिपेंड करता है कि अगर बहुत ज़्यादा सिवियर फ्रैक्चर है तो अल्टीमेटली उसकी सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं वो भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। जिस तरह कि इसकी कॉम्प्लिकेशन एक ये है कि जो टेंडन डिफरेंट पास कर रहे हैं उनमें से एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गेस्ट टेंडन जो है मोस्टली टॉर्न अवे कर जाता है बिकॉज ऑफ इट्स फ्रैक्चर ऑन डिस्टल ऑस्पेक्ट, ठीक है, पुलिस फ्रैक्चर। अच्छा, अगर पुलिस फ्रैक्चर हो तो मीडियन नर्व जो पास करिए उसमें भी कभी जो है इंजरी के चांसेस हो सकते हैं, और ये इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं फर्दर कि एक फ्रैक्चर तो हो रहा है जिसकी वजह से बहुत सी मूवमेंट और चीज़ें लिमिटेड हैं, लेकिन जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनकी भी फर्दर इंजरी हो सकती है सिवियर केसेस में। इसको ट्रीट किस तरह से करना है, यहाँ पे 3 चीज़ें लिखी हैं, लेकिन वैसे हम बहुत सी चीज़ें, बहुत सी मोडेलिटीज़, बहुत से तरीकों से इसको ट्रीट करते हैं। इसमें स्प्लिंट है जो कि रेस्ट ऑब्वियसली हमने देना है फ्रैक्चर की हीलिंग के लिए, आइसिंग, ठीक है, स्वेलिंग के लिए हम लेज़र थेरेपी कर सकते हैं, उससे फ्रैक्चर हीलिंग बहुत बेहतर हो सकती है, और बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। और जब पेशेंट की थोड़ी-सी फ्रैक्चर हीलिंग स्टार्ट हो जाए तो अल्टीमेटली उसके बाद जो थोड़ी देर के लिए वो इमोबिलाइज़ था उसका पार्ट, वो उसके उस जॉइंट में भी, उसके इर्द-गिर्द के स्ट्रक्चर में भी स्टिफनेस आ सकती है, और उसके लिए फिर हमने फर्दर और स्ट्रेंथनिंग, स्ट्रेचिंग वगैरह का एलिमेंट भी करना होता है, वो वाले मसल्स का जो इन्वॉल्व हुए होते हैं। और जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम ड्यूरिंग इमोबिलाइजेशन भी सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स को मूव करते रहते हैं ताकि सर्कुलेशन बेहतर रहे। रिस्ट स्प्रेन क्या है? स्प्रेन बेसिकली लिगामेंटस इंजरी है। स्प्रेन किसी भी एरिया में स्प्रेन तब आएगा जब बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ होगा, बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ आप जिस तरह के रिस्ट की हाइपर फ्लेक्शन, हाइपर एक्सटेंशन करेंगे तो अल्टीमेटली रिस्ट के लिगामेंट्स में स्ट्रेस आएगा, और अगर बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाए तो अल्टीमेटली स्प्रेन भी हो सकता है, लिगामेंट की इंजरी भी हो सकती है। बहुत ज़्यादा टॉर्जन है, बहुत ज़्यादा फोर्सफुल जो है आप कह सकते हैं कि ट्विस्टिंग मूवमेंट है, रोटेशनल मूवमेंट है। इसके साइन एंड सिम्पटम्स क्या हैं? अगर लिगामेंट में स्ट्रेन आ गया तो पेन होगी, पॉइंट टेंडरनेस है, स्वेलिंग है, और जब भी उसको पेन होगी तो वो उसको मूव करने में डिफिकल्टी आएगी। अगर वो मूव कम करेगा तो अल्टीमेटली उसकी रेंज ऑफ मोशन जो है लिमिट हो जाएगी। इसको हमने ट्रीट किस तरह से करना है? राइस, रेस्ट, आइसिंग, कंप्रेशन, एलिवेशन, ठीक है। राइस या प्राइस, प्रोटेक्शन, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन, एलिवेशन। इसको जब माइल्ड और मॉडरेट हमारे पास कोई केस आया है स्प्रेन का तो हम उसको राइस से, ठीक है, स्टार्टिंग में, और फिर अल्टीमेटली उसको और चीज़ों की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर बहुत स्वेयर केस आया है आपके पास पेशेंट, तो हमने उसको रेफर कर देना है फिजिशियन के पास कि आप चेक कर लें कि इसमें स्प्रेन के साथ कोई फ्रैक्चर का एलिमेंट या कोई फ्रैक्चर की हिस्ट्री या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं सस्पेक्ट हम करें, ठीक है।
और स्प्लिंट भी यूज़ करेंगे अगर बहुत ज़्यादा सिवियरिटी है, बहुत ज़्यादा पेन है तो थोड़ी देर के लिए उसको इमोबिलाइज़ कर देंगे और जब वो थोड़ा-सा बेहतर फ़ील करेगा, स्वेलिंग का रिड्यूस हो जाएगी, सबसाइड हो जाएगी, पेन काफ़ी बेहतर हो जाएगी, फिर हम उसकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज़ेज़ की तरफ आएँगे, उसकी रेंज ऑफ मोशन को रिकवर करने की तरफ आएँगे। और टेप भी दे सकते हैं, टेप में भी डिफरेंट टाइप्स की हैं, रिजिड टेपिंग भी है, काइनेज़ो टेपिंग भी है, तो ये डिपेंड करता है कि आप लोगों ने कौन-सी वाली अप्लाई करनी है, ठीक है? अच्छा, अब इसमें कुछ फर्दर थोड़ी-सी पिक्चर के थ्रू उन्होंने बताया हुआ है कि सिंपली जब आपके पास पेशेंट आया, उसकी पहले तो हमने उसकी पेन, स्वेलिंग इन चीज़ों को थोड़ा-सा सबसाइड करना है। जब ये पेन, स्वेलिंग हो, उसके साथ हम थोड़ा-सा जेंटल मूवमेंट्स करवा सकते हैं। जैसे कि उसको कहें कि एक्टिवली रिस्ट की रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज़ेज़ करे और इसमें जितना वो पेन फ्री है, ठीक है? फिर उसके बाद जब थोड़ा-सा उसकी बेहतर हो जाए कंडीशन, तो हम उसमें स्ट्रेचिंग का एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। वो अपने हाथों से खुद सेल्फ स्ट्रेचिंग कर सकता है, थेरेपिस्ट बाय हैंड कर सकता है और किसी सरफेस के अगेंस्ट भी वो स्ट्रेच कर सकता है, ठीक है? फिर उसके बाद हम फोरआर्म की सुपिनेशन, प्रोनेशन का एलिमेंट जिस तरह ब्रेस्ट का था, तो हम फोरआर्म की इन्वॉल्वमेंट भी लेके आ रहे हैं। फिर उसके बाद जब वो रिलेटिवली और बेहतर हो पेशेंट, तो हम उसकी स्ट्रेंथनिंग करा सकते हैं, कोई वेट उसके हाथ में देके उसको कहेंगे कि आप अपनी रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस करें, तो वो रेजिस्टिव एक्सरसाइजेस हो जाएंगी और फिंगर्स के स्मॉल मसल्स ऑफ हैंड को भी हम अगेंस्ट रेजिस्टेंस वर्क करवा सकते हैं, अगेंस्ट फिजियो बॉल, ठीक है? उसमें स्मॉल मसल्स ऑफ हैंड की भी एक्टिविटी आ जाती है। गैंग्लियन सिस्ट बेसिकली क्या है? इसमें क्या होता है कि आपकी कोई जॉइंट कैप्सूल साइनोवियल शीथ के टेंडन में से जो है हर्निएशन हो जाए उसकी, ठीक है? आउटग्रोथ हो जाए, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, ज़्यादातर ये डॉर्सम ऑफ हैंड पे आपको ज़्यादातर ये मिलती है और ये बन जाती है और इसमें क्लियर म्यूकस फ्लूइड होता है और अगर किसी भी पर्सन की रिस्ट एक्सटेंशन की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है तो उनमें गैंग्लियन सिस्ट बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब इसके साइन एंड सिम्पटम्स क्या है? कोई भी पर्सन जिसमें ये देखें जिस तरह से यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है किस तरह से ये बनी है, तो इसमें क्या है कि ये सॉफ्ट भी हो सकती है, रबरी या हार्ड भी हो सकती है। कुछ पेशेंट्स में ये बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, उनको पेन नहीं होती, कुछ में पेन होती है। तो अल्टीमेटली हमने उसी तरीके से अगर ये सब साइड वक़्त के साथ ठीक हो रही है और इसमें कोई पेन नहीं है, तो इसको हम अवॉइड भी कर लेते हैं कि इसको बेशक ना छेड़ें और अगर वो पेनफुल है, तो उसको हम ट्रीटमेंट की तरफ लेके चलते हैं। अच्छा, अब इसको ट्रीट किस तरह से करना है? आप डिजिटली भी उसके ऊपर कोई प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं या मैनुअली बाय हैंड बाय प्रेशर पैडिंग्स उस पे प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं ताकि वो सिस्ट जो है वो थोड़ी रिज़ॉल्व हो जाए। उसके अलावा एस्पायरेशन कर सकते हैं कि उसमें से फ्लूइड निकाल लिया जाए, ठीक है? उसके अलावा ये ऐसे भी हो सकता है कि वापस अक्सर जो है ये वापस आ जाती है, ठीक है? इसकी रिअकरेंस के रेट ज़्यादा है और इसको सर्जिकली भी रिमूव किया जा सकता है। पुराने ज़मानों में हिस्टोरिकली ये वाली ट्रीटमेंट ऑप्शन बहुत कॉमन थी कि कोई भी भारी बुक, हेवी बुक के साथ ना उसके ऊपर टैप ज़ोर से करते थे और फ्लूइड जो है वो स्प्रेड कर जाता था और वो मतलब बज़ाहिर जो एक सिस सी बनी होती थी वो ख़त्म हो जाती थी। लेकिन और काफ़ी देर ये यूज़ होता रहा है ट्रीटमेंट, लेकिन अब बहुत से रिसर्चर्स ने, क्लिनिशियंस ने ये कहा है कि ये बिल्कुल भी सेफ तरीका नहीं है। इसको जो है प्रॉपर एक फिजिशियन के पास जाके इसको ट्रीट करवाना चाहिए, एस्पायरेशन करवा लें या जिस भी तरीके से, लेकिन ये खुद से इसको रिज़ॉल्व करना बिल्कुल भी एक अच्छा तरीका नहीं है। इससे जो डिफरेंट सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स हैं वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। हैंड की इंजरीज के हवाले से बात करें तो ल्यूनेट की डिसलोकेशन, स्केफॉइड का फ्रैक्चर, हेमेट का फ्रैक्चर, ये डिफरेंट फ्रैक्चर्स कॉमन हैं। इनको हम कुछ को डिस्कस करेंगे जिस तरह की ल्यूनेट की डिसलोकेशन। ल्यूनेट बोन आप लोगों को याद है कि कार्पल बोन थी और प्रॉक्सिमल रो में प्रेजेंट थी, ठीक है? अब अगर जब भी रिस्ट की बहुत ज्यादा हाइपर एक्सटेंशन की मूवमेंट ज्यादा होगी तो ल्यूनेट जो है डिसलोकेशन के उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। ल्यूनेट बेसिकली यहाँ पे आप देखें तो जब भी आपने कोई एक्सरे देखना है, कोई पिक्चर देखनी है और आपको नहीं समझ आ रहा कि अब हमने कार्पल बोन्स को कहाँ से हमने याद किया था या कहाँ पे कौन सी कार्पल है, तो आप हमेशा अगर इस तरीके से आपको ज्यादा ईजी लगता है तो रेडियस के ऊपर से स्केफॉइड लेके यहाँ से आप इसको याद कर लें। तो स्केफॉइड, ल्यूनेट, ठीक है? ट्राइक्यूट्रम, पिसिफॉर्म, यहाँ पे फिर आपकी हेमेट, कैपिटेट, ट्रेपिजॉइड और ट्रेपीजियम, ठीक है? ये इस तरीके से
कर लें। आपको अगर दूसरी तरीके से याद करना ईज़ी लगता है, आप उस तरीके से कर लें, लेकिन आपने हमेशा रेडियस के ऊपर स्केफॉइड और इस तरीके से करना है। अगर रेडियस वैसे तो पता चल जानी चाहिए ये रेडियस है, लेकिन आप थंब से भी याद रख सकते हैं, थंब और रेडियस वाली साइड पे स्केप और ल्यूनेट और इसको इस तरह से, ठीक है? अब आप लोगों ने ये है एपी व्यू, ठीक है? ये है आपकी ल्यूनेट और इसके डिस्टली कौन-सी पड़ी हुई है? कैपिटेट आपकी बोन पड़ी है। इसको अगर आप लेटरल एस्पेक्ट में देखेंगे तो ये रेडियस है, ये आपकी ल्यूनेट है और ये आपकी कैपिटेट है, ठीक है? अब अगर तो आपकी ल्यूनेट जो है वो डिस्लोकेट होगी अपनी, और ये अब सबसे पहले ना जब भी एज़ अ क्लिनिशियन पहले आपको नॉर्मल एक्स-रे देखना आना चाहिए, ठीक है? जब आप नॉर्मल आपको पता चल जाएगा, तो जब एबनॉर्मल देखेंगे, पेशेंट्स आपके पास आएँगे, तो तब आप देखेंगे, अगर आपने ये देखा होगा तो आपको पता होगा ना कि ये यहाँ से कोई बोन मिस है और अब यहाँ पे कोई एडिशनल बोन आई हुई है। तभी आप बता सकेंगे ना कि ल्यूनेट जो है डिस्लोकेट हो गई है। नॉर्मल का पता होना ज़रूरी है ताकि एबनॉर्मल को फाइंड आउट किया जा सके, ठीक है? तो ये देखें ल्यूनेट जो है वो डिस्लोकेट हुई हुई है। तो इसमें क्या होता है कि अब ल्यूनेट डिस्लोकेट हो गई, ठीक है? मतलब कि आप कह सकते हैं वोलर एस्पेक्ट पे जा रही है। यहाँ से मीडियन ऑफ पास करिए, उसमें भी कंप्रेशन आ सकता है, तो अल्टीमेटली नमनेस का एलिमेंट, पैरालिसिस का एलिमेंट आ सकता है, और उसके अलावा जो है डिफरेंट और स्वेलिंग पेन का एलिमेंट इसके साथ आ सकता है, ठीक है? और ये अगर बहुत ज़्यादा जो है अपनी पोजीशन से हिल जाएगी तो डिफॉर्मिटी भी नज़र आएगी। नॉर्मल शेप अलाइनमेंट के हवाले से डिफरेंट अगर कुछ नज़र आए। स्केपफोर्ड का फ्रैक्चर ये भी जब रिस्ट हाइपर एक्सटेंडेड हो, उस पे फॉल की हिस्ट्री होगी, तो आउटस्ट्रेच हैंड के ऊपर तो आपकी जो स्केफॉइड बोन है वो कोलाइड करती है दूसरी कार्पल्स के साथ, जिसकी वजह से अल्टीमेटली इसका फ्रैक्चर जो है वो आ सकता है। ये जिस तरह से आप देख सकते हैं, अब यहाँ पे देखें ये रेडियस आ गई, इस साइड पे आ गई, पहले उस साइड पे हमने पढ़ी थी, यहाँ पे आ गई, तो ये स्केफॉइड आ गई, ये फ्रैक्चर इसका, यहाँ पे ये फ्रैक्चर, ठीक है? तो स्केफॉइड का फ्रैक्चर जो है वो इसी तरह से इसकी ट्रीटमेंट भी देखें, अगर इस इन स्लाइड्स में इसकी ट्रीटमेंट नहीं लिखी हुई तो आपने उसको कोरिलेट करना है, ठीक है? दूसरी बोनी इंजरीज के साथ, कि अगर उसमें ये बात लिखी हुई है स्वेलिंग पेन का एलिमेंट आ रहा है, उधर जो चीज़ स्वेलिंग को रिड्यूस करिए, पेन को ठीक करिए, स्केफॉइड के फ्रैक्चर में भी उन चीज़ों को हमने साथ-साथ लेके चल सकते हैं। कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर होंगी, लेकिन ज़्यादातर सेम चलेंगी। फ्रैक्चर में थोड़ा-सा इमोबिलाइजेशन का एलिमेंट शुरू में ज़रूर आएगा ताकि फ्रैक्चर हीलिंग हो जाए, ठीक है? तो थोड़ी बहुत चेंजेस होती हैं, लेकिन मेन सिम्पटम्स को हम ऑलमोस्ट सेम तरीके से रिकवर कर रहे होते हैं। मेटाकार्पल या फ्रैक्चर किस तरह से होता है? जिस तरह अगर एक्सियल लोड आए, एक्सियल कोई भी स्ट्रेस आए, फोर्स आए और आपकी हैंड के ऊपर हो, तो उसकी वजह से आपके मेटाकार्पल बोन्स में फ्रैक्चर आ सकता है, जिस तरह के बॉक्सर्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है? इसमें क्या होता है कि बेसिकली ये देखें, जिस तरह ये मेटाकार्पल है, 5th डिजिट का मेटाकार्पल में फ्रैक्चर आया है, यहाँ पे डिजिट 2, 3, 4 इसमें मेटाकार्पल्स में फ्रैक्चर है। हमने बात की थी, हम थंब को ज़्यादातर लिटरेचर में फर्स्ट डिजिट कहा जाता है और 2, 3, 4, 5 इस तरह से इसको काउंट किया जाता है। तो डिजिट 2 से 4 तक आप लोगों को ये नज़र आ रहे हैं कि 3 मेटाकार्पल्स जो हैं वो फ्रैक्चर हुई हुई हैं। तो ये बॉक्सर्स में ज़्यादा कॉमन है। अदर देन दैट, अगर हम बाकी फिंगर्स की इंजरीज के हवाले से बात करें, तो आपकी फिंगर में डिफरेंट टेंडन्स की अटैचमेंट साइट्स हैं, और अगर उन टेंडन में किसी भी हाइपर फ्लेक्शन, हाइपर एक्सटेंशन की वजह से कोई टेंडन टॉर्न हो रहा है, कोई टेंडन की जो है वल्जन हो रही है, तो अल्टीमेटली आपकी फिंगर जो है नॉर्मली जिस तरह से फ्लेक्स है, एक्सटेंड है, वो थोड़ा सा ना एबनॉर्मल शेप में डिफॉर्मिटी में आ जाती हैं। तो उनमें से हमने कुछ डिफॉर्मिटीज आज पढ़नी है। मैलेट फिंगर क्या होती है? बेसिकली जब भी आपकी फिंगर की टिप पे ब्लो आए बहुत ज़ोर से, और उसकी वजह से आपके जो एक्सटेंसर टेंडन है ना, वो इवल्व हो जाता है, ठीक है? अवे मूव कर जाता है, ठीक है? सेपरेट हो जाता है अपनी इंसर्शन साइड से। आपका एक्सटेंसर टेंडन जो है डिस्टल फेलेंज पे जाके इंसर्ट हो रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं, ये देखिए आपका ये डिस्टल फेलेंज पे जाके इंसर्ट हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ से अगर आपकी एक्सटेंसर पॉइंट से वो आप कह सकते हैं कि टियर आ गया, वहाँ पे रप्चर आ गया, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि अब आपकी एक्सटेंसर टेंडन तो रप्चर हो गया, तो अब एक्सटेंशन होना मुश्किल हो जाएगी डिस्टल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट पे, ठीक है? तो आपकी जो बिल्कुल जो डिस्टल फेलेंज है वो थोड़ी सी फ्लेक्शन में चली जाएगी। तो ये है आपकी मैलेट फिंगर, और ये डिफॉर्मिटी इस तरह से शो होती है।
ठीक है, नॉर्मली। और इसमें बोन की भी एवर्जन आ सकती है, ठीक है। बोन भी ऑब्वियसली थोड़ा-सा आप कह सकते हैं कि अब फ्लेक्शन में ज़्यादा चल जाएगी, एक्सटेंशन में वो नहीं जा पाएगी, ठीक है। या जो वो नॉर्मल पोज़ीशन में उसने होल्ड करके रखना था, अब वो एक्सटेंसर टेंडन रप्चर हो गया, तो वो नॉर्मल पोज़ीशन में भी इवन फिंगर को नहीं रख पा रहा। अब इसको किस तरह से हमने इसको डिफरेंट ऑर्थोपेडिक्स जो है, इसको फिक्स करते हैं और फिर ऊपर स्प्लिंट लगा लेते हैं। इस स्प्लिंट के को लगा के इसको हीलिंग टाइम देना है, लेकिन आप सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स, बाकी फिंगर्स और हैंड वगैरह की एक्सरसाइजेस करते रहें ताकि सर्कुलेशन बेहतर रहे, ठीक है। और जब ये थोड़ा-सा रिकवर हो जाए तो फिर इसकी भी जेंटल एक्सरसाइजेस हम शुरू करवा सकते हैं। जर्सी फिंगर क्या है? इसमें क्या होता है, बेसिकली इसका नाम इस तरह से दिया गया कि अगर आप किसी भी जर्सी को बहुत ज़ोर से ग्रिप करें, ठीक है? किसी भी क्लोथिंग को आप बहुत ज़ोर से ग्रिप करेंगे, तो आप अगर फ़ील करें आपने बहुत ज़्यादा फ़ोर्स लगाई हुई है और फिंगर पे ख़ास तौर पे उसको ग्रिप करके उसको पकड़ा हुआ है, जिस तरह के कभी आपको गुस्सा आए तो किसी की जिस तरह कॉलर नहीं पकड़ लेते, इस तरह से कोई जर्सी पकड़े, तो उसमें आपकी जो डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट है और डिस्टल फेलेंज है, वो बहुत ज़्यादा जब बहुत ग्रैब किया हो बहुत ज़्यादा फोर्सफुली, तो आपकी डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट या डिस्टल फेलेंज है वो हाइपर एक्सटेंशन में थोड़ी-सी जा रही होती है, ठीक है? उसमें क्या होता है जब कोई भी एक्टिविटी ज़्यादा हो जाए, समझ लें कि हाइपर एक्सटेंशन हो जाएगी, तो उसका एंटागोनिस्टिक मसल फ्लेक्सस जो है ना, फ्लेक्सस मसल्स जो है उन पे लेंथनिंग आ रही है, और अगर हाइपर एक्सटेंशन हो जाएगी बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ, तो आपके जो फ्लेक्सस मसल्स हैं वो रप्चर भी हो सकते हैं। इसी तरह जर्सी फिंगर में होता है कि जब भी डिस्टल इंटरफ्रेंजियल जॉइंट में हाइपर एक्सटेंशन का एलिमेंट आता है, तो आपके जो फ्लेक्सर मसल्स हैं ना, वो रप्चर हो सकते हैं, जो कि जाके डिस्टल फेलेंज पे जाके इंसर्ट हो रहे थे, वो रप्चर हो सकते हैं, तो इसको जर्सी फिंगर कहते हैं, ठीक है। बॉटनियर डिफॉर्मिटी क्या होती है? बेसिकली अगर तो आपके ये देखें, ये है आपकी फेलेंज, प्रॉक्सिमल, मिडल, डिस्टल, ठीक है। अगर तो ये आपका प्रॉक्सिमल इंटरफ्रेंजियल जॉइंट, ये डिस्टल इंटरफ्रेंजियल जॉइंट, ये आपकी एक्सटेंसर टेंडन है, ठीक है, ये इंसर्ट हो रहा है, ठीक है, आपके डॉर्सल और स्पेक पे ही। अगर ये टेंडन जो है रप्चर हो जाए, प्रॉक्सिमल इंटरफ्रेंजियल जॉइंट में एक्सटेंसर टेंडन रप्चर हो जाएगा। जब एक्सटेंसर टेंडन रप्चर हो जाएगा, उसने एक पोजीशन को होल्ड किया हुआ था उसको एक्सटेंशन में, ये रप्चर हो गया तो फ्लेक्शन हो गई इस जॉइंट पे, इस जॉइंट पे हाइपर फ्लेक्शन हो गई। अब इस जॉइंट पे हाइपर फ्लेक्शन होगी तो अल्टीमेटली इसकी डिफरेंट पोजीशंस की वजह से, और आप कह सकते हैं आपकी डिस्टल इंटरफ्रेंजियल जॉइंट पे हाइपर एक्सटेंशन हो गई। नॉर्मली जब हम फिंगर्स को एक्सटेंड करते हैं या डिस्टल इंटरफ्रेंजियल जॉइंट को भी एक्सटेंड करते हैं, इस जॉइंट को आप खुद अपना एक्सटेंड करके देखें, तो इतना ही होता है ना, इससे ज्यादा थोड़ा सा दूसरे हैंड से करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा, इतना नहीं होगा। लेकिन जब एक आपका टेंडन एक्सटेंशन का, प्रॉक्सिमल इंटरफ्रेंजियल जॉइंट में एक टेंडन आपका डिस्टर्ब हुआ जिसकी वजह से इधर भी हाइपरफ्लेक्शन होगी, इधर भी हाइपर एक्सटेंशन हो गई, तो ये वाली जो कंडीशन है इसको कहते हैं बॉटनियर्स डिफॉर्मिटी। इस तरह से शो आपको करती है, प्रॉक्सिमल में आपकी हाइपरफ्लेक्शन, डिस्टल में आपकी हाइपर एक्सटेंशन का एलिमेंट आता है, ठीक है। गेम कीपर्स थंब में क्या होता है कि आपकी थंब जो है उसमें डिफरेंट आप कह सकते हैं जॉइंट्स हैं। अब इसमें ये देखें, ये कार्पल बोन्स है, ये आपकी मेटाकार्पल है, ये कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट बन रहा है, ये मेटाकार्पल और फेलेंज है फर्स्ट, तो मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट बन रहा है। तो मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट में एक अल्नर कोलेटरल लिगामेंट भी होता है, ठीक है। अब जब भी थंब में एबडक्शन और हाइपर एक्सटेंशन बहुत ज्यादा आए और इस जॉइंट में खास तौर पे बहुत ज्यादा लोड आए, आप थंब के ऊपर गिरें, फॉल की हिस्ट्री हो ओवर थंब के ऊपर सारा लोड आ रहा है, तो अल्टीमेटली ये अल्नर कोलेटरल लिगामेंट जो है इसका रप्चर हो जाता है, और ये इसको कहते हैं गेम कीपर्स थंब, ठीक है। ये थंब के ऊपर फोर्स आ रही है, मेटाकार्पल और फेलेंजेस के दरमियान, फेलेंज फर्स्ट फेलेंज के दरमियान, प्रॉक्सिमल फेलेंज के दरमियान जो है अल्नर लिगामेंट जो है वो टॉर्न हो गया, ठीक है। तो इसकी वजह से गेम कीपर थंब होते हैं, और इसमें डिफरेंट गेम्स में ये थंब के ऊपर जब ये लोड आता है और ये अल्नर लिगामेंट का रप्चर आता है, तो इसको फिर गेम कीपर थंब कहते हैं। डिफरेंट जैसा कि फुटबॉल, हॉकी, स्काइंग, रेसलिंग, सारी इसमें। डी कोएरियन डिजीज क्या है? बेसिकली इसमें आपके थंब के दो टेंडन जो है ना उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है। उसमें
कैसे होती है? अब क्या होता है कि जब भी जिस तरह हमने बात की टेनिस एल्बो है, गोल्फर्स एल्बो है, उनकी स्पेसिफिक वो बहुत ज़्यादा डिस्क को फ्लेक्स कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर रहे होते हैं, अल्टीमेटली ओवर यूज़ की वजह से वहाँ पे इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह वो लोग जो जिनमें थंब का यूज़ बहुत ज़्यादा है, उनकी डेली रूटीन में वो जो भी टास्क उन्होंने परफॉर्म करने उसमें थंब का, जिस तरह कि टेक्स्टिंग भी कुछ लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। अब तो खैर जो है वो टच स्क्रीन है उसमें इतना लोड नहीं लगता, लेकिन जब रिलेटिवली वो बटन्स वाले मोबाइल थे उसमें और ज़्यादा थंब के ऊपर लोड आता था। और भी बहुत सी चीज़ें होंगी जिसमें थंब का ओवर यूज़ आता है। तो उन पेशेंट्स में उन पर्सन्स में अल्टीमेटली जिनमें थंब का खास तौर पे ज़्यादा यूज़ आए, उनमें अल्टीमेटली जो है वो इन दोनों टेंडेंस की ना इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अब ये कौन से टेंडेंस हैं? पॉलिसिस टेंडेंस है क्योंकि थंब की तरफ जा रहे हैं। एक है आपका एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस और एक है आपका एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गिस, ठीक है? ये दोनों टेंडेंस थंब की तरफ जा रहे हैं। जब भी पेशेंट आपके पास आएगा उसको थंब में ही पेन होगी, तो हम और लेटरल एस्पेक्ट में पेन होगी जहाँ से टेंडेंस गुजर के आ रहे हैं, तो हम ज़्यादातर उसको डी कोवेरियन ही सस्पेक्ट करते हैं। फिर फर्दर हम कुछ स्पेशल टेस्ट परफॉर्म कर लेते हैं जो कि हमने आगे करने हैं इंशाल्लाह। तो आप लोगों को वो आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से उसको हमने रूल आउट करना होता है कि अच्छा ये हमारे पास जो पेशेंट है इसके थंब में पेन है, तो इसको डी कोवेरियन जो है टेनोसाइनोवाइटिस है या नहीं है। ठीक है? इसमें वही है, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी और पेशेंट को पेन फ़ील होगी, थंब की मूवमेंट जब भी वो करेगा उसको पेन आएगी और कोई भी ग्रास्पिंग एक्टिविटी, कोई भी चीज़ को ग्रास्प करने की कोशिश करेगा तब भी उसको पेन आएगी और जब वो अल्नर डेविएशन रिस्ट पे करेगा तो ये वाले जो लिगामेंट्स हैं, ये वाले ओवर स्ट्रेच हो रहे होंगे, ये वाले जो टेंडेंस है ओवर स्ट्रेच हो रहे होंगे तो अल्टीमेटली अल्नर डेविएशन में भी उसको पेन आएगी। थिकनिंग, स्वेलिंग वगैरह भी प्रेज़ेंट होगी। कार्पल टनल सिंड्रोम क्या है? कार्पल टनल सिंड्रोम जो है, ये है आपका बेसिकली हमने इसको पहले भी डिस्कस किया कि आपके फ्लेक्सर साइड पे और एक्सटेंसर कंपार्टमेंट या आप कह सकते हैं वोलर या डॉर्सल एस्पेक्ट पे, दोनों साइड पे, एक साइड पे आपका फ्लेक्सर रेटिनैकुलम के साथ फ्लेक्सर कार्पल टनल बन रहा था और दूसरी साइड पे एक्सटेंसर रेटिनैकुलम एक्सटेंसर्स के टेंडन को होल्ड करके रखा था। तो ये जहाँ पे कार्पल टनल से मीडियन नर्व पास करी है और अगर मीडियन नर्व कंप्रेस हो रही है ड्यू टू स्वेलिंग इन एनी अदर टेंडन, तो अल्टीमेटली मीडियन नर्व जहाँ-जहाँ पे सप्लाई करेगी, वहाँ पे वीकनेस आ सकती है, वहाँ पे नमनेस आ सकती है, टिंगलिंग सेंसेशन आ सकती है, पिन और नीडल लाइक सेंसेशन आ सकती है। तो इसको कहते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम, जब मीडियन नर्व कंप्रेस हो रही हो इन कार्पल टनल। ठीक है? अच्छा, अब इसके साइन एंड सिम्पटम्स क्या होंगे? पर्सन को पेन, नमनेस, टिंगलिंग सेंसेशन, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। जिन-जिन जो मीडियन नर्व की डिस्ट्रीब्यूशन है, डिजिट 1, 2, 3 एंड हाफ, ठीक है? डिजिट 1 थंब, ठीक है? ये आपकी जो है 3 एंड हाफ फिंगर में जब नमनेस होगी तो आप कहेंगे कि ये मीडियन नर्व की इन्वॉल्वमेंट है। हमने इसके इन तीनों के अलावा जो हमने ये 1.5 फिंगर पढ़ी थी, ये हमने अल्नर नर्व में डिस्कस की थी ज़्यादा। ठीक है? अब कुछ लोग हैं, अब इसमें जिस तरह के ना कंप्यूटर जिनका यूसेज ज़्यादा है, अगर तो वो इस पोज़ीशन में रख रहे हैं हैंड तो उनको कोई इश्यू नहीं होगा। अगर वो अल्नर और रेडियल डेविएशन कर रहे हैं और ज़्यादा देर के लिए 5-10 मिनट नहीं, उनके 8-8 घंटे का काम है और उन्हें टाइपिंग करनी है, रिसेप्शन की कोई जॉब है, तो अल्टीमेटली उनको टेंडन की जो है इन्फ्लेमेशन हो सकती है, टेनोसाइनोवाइटिस हो सकता है और बहुत सी कंडीशंस हो सकती हैं। ये राइट तरीका है, ठीक है? इस तरीके से आपकी ना रिस्ट फ्लेक्स्ड हो, ना रिस्ट एक्सटेंडेड हो। जो लोग इसको फ्लेक्स कर देते हैं या एक्सटेंड कर देते हैं तो अल्टीमेटली जो है वो आपके जो है कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है और भी बहुत सी कंडीशन रिस्क की आ सकती हैं, ठीक है? ओवर यूज के अंदर। तो जो भी ऑफिस वर्कर्स हैं जिनका काम है कंप्यूटर यूज करना 8-8 घंटे, 9-9 घंटे, तो उनके लिए यही एडवाइस है कि जब वो 2 आवर्स, ऑलमोस्ट 1 आवर, 2 आवर्स के बाद अपनी रिस्ट को बिल्कुल रेस्ट दें, बिल्कुल न्यूट्रल पोजीशन में रखें, उसको 5 सेकंड होल्ड रखें, उसको रिलैक्स करें, शेक करें, ताकि जो है अल्टीमेटली जो उस पे स्ट्रेस आया हुआ है थोड़ी देर के लिए रिलीफ हो, फिर वापस अपनी रिटर्न टू वर्क करें, फिर से कंप्यूटर यूज़ कर लें, ठीक है? दरमियान में उसको थोड़ा-सा स्ट्रेस फ्री टाइम मिलेगा, थोड़ा-सा रिलैक्सिंग टाइम मिलेगा, तो उसमें भी ये ना हो कि 2 मिनट रेस्ट करें, फिर मोबाइल पकड़ लें और वो उसको रेस्ट मिले ही ना, ठीक है? तो ये इसमें डिफरेंट तरीके से पोजीशंस हैं, डिफरेंट। अब ये पोजीशन बेहतर है, इसमें बंदा थक जाए तो इसके लिए भी डिफरेंट तरह के आप कह सकते हैं कि कीबोर्ड्स डिज़ाइन हुए, डिफरेंट पैड्स और इन चीज़ों से भी उसको अवॉइड किया गया कि बहुत ज़्यादा कंप्रेशन ना आए आपके वोलर एस्पेक्ट पे, जब बहुत ज़्यादा माउस का यूज़ होगा।
डिफरेंट हैंड की इंजरीज जो हैं वो लिंक कर रही होती हैं डिफरेंट स्पोर्ट्स के साथ, जिस तरह के टेनिस एल्बो, लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस, गोल्फर्स एल्बो, मीडियल एपिकॉन्डिलाइटिस, उसमें डोमिनेंट नॉन डोमिनेंट हैंड का अलग से हमने बहुत सी चीज़ें डिस्कस की थी। तो इसमें वो कह रहे हैं कि इसी तरह फुटबॉल प्लेयर्स में मेटाकार्पल के फ्रैक्चर बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं, उसमें आप कह सकते हैं गोल कीपर्स में खास तौर पे। और हॉकी में जो है अल्नर कोलेटरल लिगामेंट भी थंब वाला, ठीक है, आपने वो एल्बो पे अभी हम बात नहीं कर रहे, रिस्ट और हैंड की बात करें। उसके अलावा उन्होंने रिस्ट फ्रैक्चर जो है वो स्केट में और गोल्फ के प्लेयर में जो नॉन डोमिनेंट हैंड होता है उसमें लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस भी हो सकता है और रिस्ट के इश्यूज भी हो सकते हैं। और जो डोमिनेंट हैंड होता है उसमें मीडियल एपिकॉन्डिलाइटिस होता है गोल्फ के प्लेयर्स में, ठीक है। ये चीज इसको बहुत अच्छे से इसको थोड़ा सा मिक्स करके बनाया जा सकता है इसमें से सिनेरियो, इसको आपने अच्छे से कर लेना है। इंटरफ्लेंजियल जॉइंट की डिसलोकेशन बेसिकली क्या है कि आपके जहाँ पे 3 इंटरफ्लेंजेस हैं उनमें 2 इंटरफ्लेंजियल जॉइंट है, प्रॉक्सिमल और डिस्टल। अगर प्रॉक्सिमल या किसी भी इंटरफ्लेंजियल जॉइंट में डिसलोकेशन का एलिमेंट आएगा तो जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो भी डिस्टर्ब हो सकते हैं। और अल्टीमेटली जो है ये, वैसे जब फिंगर पे डायरेक्ट ब्लो आए तो अल्टीमेटली आपकी डिसलोकेशन हो सकती है इंटरफ्लेंजियल जॉइंट की, उसके साथ कोई टेंडन भी रप्चर हो सकता है अगर स्वेयर हो, ठीक है। ये अगर हम लोग ऑन कैंपस क्लास लें तो इसकी मैं आप लोगों को करवाना चाहूँगी सरफेस एनाटमी के, आप लोग कार्पल बोन्स को एटलीस्ट पैल्पेट करके बता सकें कि आपकी कौन सी कार्पल बोन कहाँ पे मौजूद है, ठीक है। जिस तरह की रेडियस अल्ना को पैल्पेट करना तो कोई बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा ये है कि एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट आपको पता हो कहाँ पे है, ठीक है। आपकी कोराकोइड प्रोसेस कहाँ पे है, इनकी पैल्पेशन अच्छी है। फर्स्ट रिब कहाँ पे होती है, क्लेविकल को पैल्पेट करना आना चाहिए। इसी तरह आपको कार्पल बोन्स को भी पैल्पेट करना आना चाहिए। बाकी चीजें तो खैर बिल्कुल इजीली मिल जाती हैं, ये कुछ पॉइंट्स को पैल्पेट करना बहुत जरूरी होता है। तो देखते हैं इसको, इंशाल्लाह अगर हमें मिला कभी मौका तो जरूर इसको करेंगे ऑन कैंपस, ठीक है। चलें, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।